गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। ठीक है, जैसा कि चैप्टर है सिल्वर वेडिंग। चैप्टर क्या है? सिल्वर वेडिंग। और लेखक हैं मनोहर जोशी। जैसे कि आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू अपने आदर्शों की धनी है, अपने विचारों पर अमल करते हैं, किसनदा के आदर्शों पर चलते हैं। ठीक है, इस तरह से वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। चड्ढा के जोड़ जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी के विषय में सबको पता चलता है तो किसनदा जो किसनदा ने यशोधर बाबू उन्हें सबको 10 का नोट देते हैं, किंतु उस 10 के नोट को लेकर सब उनका मजाक उड़ाते हैं और फिर उनसे और पैसे लेते हैं। तब उनसे उनकी जो सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी है उसे अरेंज करते हैं, चाय लड्डू मट्ठी जो भी है छोटा मोटा इस तरह से। लेकिन फिर यशोधर बाबू याद आने के बावजूद भी वे फिर चल देते हैं। जब उन्हें याद आती है कि आज मेरी सिल्वर वेडिंग है, ठीक है, तो वे क्योंकि उनका रोज़ का जो शेड्यूल था, रोज़ का जो उनका दिनचर्या थी वो थी बिरला मंदिर में जाना, वहाँ पर बहुत सारे प्रवचन सुनना, फिर प्रवचन सुन के सब्जी मंडी जाना, तो सारे काम निपटाते हुए फिर वे घर पहुँचते थे। ये सारी बातें उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सभी लोग बोलते थे कि क्या आप अभी बूढ़े तो नहीं हुए हो, इतने बुजुर्ग तो नहीं हुए हो, ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हैं। लेकिन किसनदा उन सारी बातों को अनसुना कर दे। यशोधर बाबू उन सारी बातों को उनकी को अनसुना कर देते थे। उसके बाद फिर वे घर पहुंचते थे। यशोधर बाबू ने अपना जो मकान बनाने का था वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि किसनदा ने कभी जीते जी सरकारी मकान में ही वे रहते रहे, और इसी तरह से क्या फ़ायदा है कि फिर अपने गांव में जाओ और अपने घर पर रहो अपने मकान में। यहाँ शहर में मकान बनाने से क्या फ़ायदा है, क्यों ना सरकारी क्वार्टर को ही अपने इस्तेमाल में लाओ। तो ऐसे विचारों के वे धनी थे। वे कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हम अब रिटायरमेंट के बाद के पास पहुँच कर मिला है। उनका लड़का जब 1,500 रुपये की नौकरी करने लगा था तो उन्हें वह भी खलता था। यशोधर बाबू जी का दूसरा जो बेटा था वह IAS बन गया था, कि IAS की तैयारी कर रहा था, और यशोधर बाबू के लिए वह एक समझ सकना मतलब असंभव था। ऐसा नहीं है कि वे अपने बच्चों की तरक्की से परेशान थे, नहीं, तरक्की से तो प्रसन्न रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उन्हें ये सारी चीज़ें अखरती थी, अलग लगती थी। वे पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब उसे ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था उसने। उनका तीसरा बेटा जो एक स्कॉलरशिप से अमेरिका चला गया था, और एकमात्र जो बेटी थी वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी और आगे बढ़कर डॉक्टर बनना चाहती थी। यशोधर बाबू वैसे अपने बच्चों की पढ़ाई से प्रसन्न थे, लेकिन उनको उनके सारे व्यवहार या सारी चीज़ें ये भी समहाउ एम्प्रायर लगती थी, अर्थात कि व्यर्थ की चीज़ें लगती थी। वह खुशहाली भी कैसी हो जो अपने ही मन में परायापन पैदा करे। हालांकि वे प्रसन्न थे, लेकिन वह खुशहाली कैसी जो अपनों के अंदर परायापन, मतलब कि उन्होंने कभी बैठकर जैसे अपने बच्चों से की खुशियों में खुशियाँ मनाना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं थी। यद्यपि यशोधर बाबू को की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, मतलब कि पहले आधुनिक नहीं थी, किंतु वे बच्चों की तरफदारी हमेशा करती रहती थी, और उन्हें भी बच्चों ने जैसे कि एक नया मॉडल बनाकर तैयार कर लिया था। कुछ यह भी था कि जिस समय उनकी शादी हुई थी तो यशोधर बाबू के साथ वे गांव से आई थी, और गांव दो विवाहित बेटे भी उनके पास थे। संयुक्त परिवार में रहने के कारण उनका जो सारा जीवन वैसे ही चला गया था, तो अब कुछ वे अपने बच्चों के साथ मिलकर नया करना चाहती हैं। वे सब मुझ पर भी लागू करवाना चाहती थी। किस पर? यशोधर बाबू पर। वे ऐसा नहीं कर पाते थे।
धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करने लगी थी, जो यशोधर बाबू को कुछ खलता था। तो यशोधर बाबू उनके लिए क्या कहते थे? श्यामल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे और लोग करें तमाशे। ये कहावत सुनी होगी आप लोग ने। तो यशोधर बाबू किसके लिए कहते थे ये? अपनी पत्नी के लिए। श्यामल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे और लोग करें तमाशे। मतलब कि तुम जो अब एज हो गई है और फिर भी इस तरह के तमाशे या ऐसा कार्य कर रही हो। तो हमेशा यह कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, अनदेखा कर देना चाहते थे, लेकिन वह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते थे। इस जगह किसंदा का क्वार्टर था। उसके जाने सामने खड़े होकर वे हमेशा गहरी सांस लेकर सोचते थे जब कि अब यहाँ पर नई बिल्डिंगें बन गई हैं, कभी यहाँ इस हमारे किसंदा का क्वार्टर हुआ करता था। जब उन्हें किसंदा की याद आती है तो उसके सामने रहकर वे देखकर खड़े होकर लंबी गहरी सांस लेकर आगे निकल जाते। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि जति किसंदा का बुढ़ापा कभी सुखी ही नहीं रहा। कभी उनके साथियों ने भी उसे कभी नहीं याद दिया। जब किसंदा रिटायर हो गए, गांव चले गए, उसके 1 साल ही बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये नहीं पता किसंदा के साथ क्या हुआ होगा। मतलब ये हमेशा यही बना रहा एक कि किसके साथ क्या हुआ, ये तो किसी को भी पता नहीं। जो हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, मतलब कि उनकी मौत कैसे हुई होगी, तो यह भी एक उसमें राज ही बना रहा कि उनके साथ क्या हुआ। अपनी मर्यादा पुरुष किसंदा से उनकी सारी बातें हमेशा उन्हें याद रहती थी और उन्हीं के अनुसार वे चलने की या उन्हीं के आदर्शों के अनुसार वे चलने की कोशिश भी करती थी। कौन? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू जो किसंदा थे, क्योंकि उनके विचारों से उनकी जैसे कि सारी दुनियादारी बिल्कुल और सारा उनका कामकाज किसंदा के अकॉर्डिंग ही चलता था। उन्हें लगता था कि किसंदा सपने में आते हैं और हमें सब ये करने के लिए आदेश देते हैं, कहते हैं, क्योंकि वे हमेशा किसंदा के विषय में ही हमेशा सोचते रहते थे। यशोधर ने सोचा कि किसंदा का बुढ़ापा तो कभी सुखी बीता ही नहीं। कब तमाम साथियों ने उनके मकान ले लिए, रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी अपने के पास रहने लगे, किंतु किसंदा के पास कोई था ही नहीं। तो उनका क्या हुआ होगा ये किसी को कुछ नहीं। और मैं भी नहीं रख पाया। किसंदा के विषय में वे सोचते हैं कि किसंदा को मैं भी अपने पास नहीं रख पाया। ठीक है। यशोधर की पत्नी का कहना था कि उन्होंने कभी बचपन में सुख नहीं देखा है। माँ के मरने के बाद वे हमेशा विधवा बुआ ने यशोधर बाबू का पालन पोषण किया है। इस मैट्रिक पास करके वे दिल्ली किसंदा के पास आ गए, इसलिए उन्हें कोई बात समझ में जल्दी से नहीं आती। किसके लिए कहती थी उनकी पत्नी? यशोधर बाबू के लिए। ठीक है। यशोधर बाबू जो समझ कहते थे कि उन्हें कभी रीति रिवाज या अपने रहन सहन की कोई जानकारी ढंग से इसीलिए नहीं है क्योंकि वे किसी के पास सही से रहे नहीं, मतलब उनके माता पिता नहीं थे, इस कारण से। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू भी उनके साथ मतलब बड़ी निष्ठा निभाई, लेकिन जब गांव चले गए तो उसके बाद उन्हें कोई पता नहीं चला यशोधर बाबू का। यशोधर बाबू चुपचाप घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उन्हें उल्हाना दे डाला। जब वे सब्जी लेकर घर पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि ये क्वार्टर पर पहुँचते हैं तो वहाँ चारों तरफ झालरें गुब्बारे लटक रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे हुए देखा। जब कार में बच्चा बैठा हुआ और अपने जो साहब थे उनके ऑफिस के, बहुत सारे लोग थे उनके स्टाफ के, उनकी विदाई कर रहे थे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें देखकर यशोधर बाबू हैरान होने लगे, सोचने लगे कि देखिए मतलब ये उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर उन्होंने देखा कि ये मेरा ही घर है। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को भी बरामदे में खड़ा देखा तो वे भी कुछ मैम साहबों से विदा कर रही थी और लड़की भी उनकी जीन्स वगैरह पहनी हुई थी और उनकी
जो भी पत्नी थी वह भी होठों पर लाली और खिजाब लगाई हुई थी। तो वे ये सारी चीज़ें देखकर हैरान हो गए थे यशोधर बाबू, जो कि उनको यह भी सम हाउ एम्पायर लगता था। यशोधर बाबू चुपचाप घर पहुँचे तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें धीरे से एक उलाहना दे ही दिया। यशोधर बाबू ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से मनाई जाने लगी। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा कि ये सिल्वर वेडिंग आपकी तब से मनाई जाने लगी जब से कि आपका बेटा 1,500 रुपये महीने कमाने लगा है। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी कभी अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें यह मलाल था, दुख था कि सुबह ऑफिस जाते जाते समय भी मेरे से किसी ने इस आयोजन के विषय में नहीं बताया, कोई चर्चा ही नहीं की, मुझे उसमें शामिल ही नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, यशोधर बाबू को ऐसा लग रहा था, किंतु उनके बच्चे जो सिल्वर वेडिंग बना रहे थे वे अपने पिता को क्योंकि सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे, उन्होंने इस कारण से नहीं बताया था। लेकिन यशोधर बाबू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके दूसरे पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो उस समय भी उन्होंने प्रयास किया, भले ही किया कि मैं संस्कारी हूँ, कुमायूँ हूँ और फिर भी मैं रीति रिवाजों को मानते हुए भी मैं थोड़ा सा विलायती हूँ, अर्थात कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश की। किसने? यशोधर बाबू ने। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काट डाला, लेकिन उन्हें वह भी somehow I don't like or like this, तो उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब वे परेशान थे उन सब चीज़ों से, लेकिन उनके बच्चे क्योंकि उन्हें कह रहे थे तो वे कुछ थोड़ा बहुत उनके साथ सबके सामने बताना नहीं चाहते, इसलिए वो दिखा रहे थे करके। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा मिला होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना बना दिया। जब उन्होंने कहा कि मैंने संध्या की पूजा नहीं की है इसलिए मैं अभी नहीं खाऊंगा ये सब चीज़ें, और पूजा करने के लिए वे पूजा गृह के अंदर चले गए। जब तक सब मेहमान गए तब तक यशोधर बाबू पूजा गृह में ही बैठे रहे। फिर भी वे वहाँ पूजा गृह में भी यही सोचते रहे। उन्हें वहाँ भी किसंदा दिखाई देने लगे। जहाँ वे पूजा कर रहे थे वहाँ भी उन्हें किसंदा ही दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, मतलब कि आपके साथ क्या हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि हाँ भाव सभी जन इसी से जो हुआ होगा से ही मरते हैं, मतलब कि सभी के साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता है, जो क्या हुआ होगा ये नहीं समझ पाता है, चाहे वह गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो या गरीब हो। किसने बताया उन्हें? किसंदा ने। किसने? किसंदा ने। जब वे पूजा गृह में सोच रहे थे, बैठे हुए थे, तब भी उन्हें मानो कि किसंदा अपनी बातें बताने आए, और शुरू और आखिर में सब अकेले ही जाते हैं। किसने उन्हें परिचित कराया इन सब चीज़ों से? किसंदा ने बताया कि बाहू अंत में सब कोई अकेला ही जाता है, भले कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है या कुंवारा है, कुछ भी हो, लेकिन सब लोग एक साथ कभी नहीं जाते। किसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो ये इसका मतलब कि किसंदा के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो अटूट था। वे हमेशा ही किसंदा को अपना आदर्श भी मानते रहे थे, इसीलिए उन्हें किसंदा हमेशा दिखाई देते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी उनका मार्गदर्शन करते हैं किसी न किसी रूप में। जब जब वे अड़चन में उन्हें याद करते हैं तो उनका मार्गदर्शन करने में वे सक्षम होते हैं, और वे बताने में भी उनकी मदद करते हैं। उनके बीवी बच्चों जो कुछ भी कर रहे हैं उस विषय में भी मेरा रवैया क्या होना चाहिए, ये भी सारी बातें वे किसंदा से शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। किसंदा अकेलेपन का राग अलाप रही थी। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है, भूषण किसको कहा? उनके बेटे को, कि जो भूषण
मतलब ये यशोधर बाबू को लग रहा था कि मेरे लिए वो ये बता रही, जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। किसके लिए बता रही? यशोधर बाबू। वे यशोधर बाबू को कह रही हैं कि जिस प्रकार से ये भूषण उनका बेटा जो है उछल रहा है, यह भी एक दिन इसी तरह से रह जाएगा अकेला, और तब इसे समझ में आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद भी इसी बीच में यशोधर की पत्नी ने वहाँ आकर झिड़कते हुए पूछा कि क्या पूजा में ही, जब ये सारी बातें वे पूजा में सोच रहे थे, किसंदा उनकी हेल्प कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने पूजा घर में आती हैं और झिड़कती हुई बोली कि क्या आज पूजा घर में ही बैठे रहेंगे आप? मेहमान के आने जाने का चले, मेहमान भी सब चले गए। जब मेहमान की जाने की बात सुनी यशोधर बाबू ने, तो उन्होंने अपने गमछे में ही बैठक में चले गए कि अब सब मेहमान चले गए हैं, तो जो गमछा उन्होंने पूजा गृह में पहना था उसी में ही वे उसमें बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत ज़्यादा झल्लाई, टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने लगी। प्रेजेंट मतलब कि गिफ्ट खोलने लगी, और भूषण उनको खोलता हुआ उनकी ऊनी ड्रेसिंग गाउन लेकर आया। सो कहने लगा कि आप दूध लेने के लिए जाते हैं सुबह, तो ये ही पहन कर जाएंगे, अब ये सब नहीं पहन के जाएंगे, आप ठंड लगती है सुबह। किसने कहा? उनके बेटे ने। आप जो फटा हुआ फ्लावर पहन के जाते हैं, स्वेटर, वे नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो ऊनी ड्रेसिंग गाउन है इसे पहनकर आप दूध लेने जाएंगे। बेटी अपने पिता के लिए कुर्ता और पजामा उठा लाए, और इसे पहनकर आप पहले कुर्ता पजामा पहनेंगे, फिर गाउन पहनेंगे। तो उनकी आँखों की जो कोर में जरा सी नमी चमक गई। किसके में? यशोधर बाबू के में। क्यों? कि उन्हें सब आदेश दे रहे थे जो कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई थी, और आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। मतलब कि जबकि उनका बेटा उनके लिए अच्छे के लिए कह रहा था, लेकिन वह उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं चुभ रहा था, अर्थात कि उनकी आंखों के कोनों में कहीं आंसू दिखाई दे रहे थे। वह उन्हें बुरा लग रहा था, उनके दिल में चुभन हो रही थी। वह स्वयं दूध लेने की बात क्यों नहीं है? मतलब कि मुझे तो आदेश ये दे रहा है कि आप गाउन पहन के जाएं, आपको ठंड लगती है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कल से दूध मैं ले आऊँगा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। और